हेलो गाइस, वेलकम टू लखनऊ एजुकेशन हब। आइए आज हम अपने टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। नदी तंत्र के बारे में पढ़ा रहे थे और उसमें क्या हुआ कि हमने सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया, फिर उसके बाद में गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया। तो गंगा नदी तंत्र में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उसको मैं आज कंप्लीट करवाती हूँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ से। तो गंगा नदी में हम एक चीज़ और देखते हैं कि यमुना नदी के बारे में कल बताया था कि यमुना नदी में कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इससे भी क्या है कि कुछ इम्पोर्टेंट बांध हैं जो पूछे जाते हैं। गंगा नदी पे बांध जो बने हुए हैं, और भी चीज़ें हैं कि मान लीजिए सोने की जो हम लोग को सोना प्राप्त होता है वो कौन कौन सी नदियों के कारण प्राप्त होता है और कौन कौन से बांध है उनके बारे में भी आज समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये गंगा नदी हमारी निकली हुई है यहाँ तक। फिर उसके बाद में सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी मैंने बताई थी? यमुना नदी। यमुना नदी यहाँ से आकर के यहाँ मिल रही है गंगा नदी से। फिर उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो आज बतानी थी कि ये देखिए, ये नदी जो है मिल रही जाकर के इससे गंगा नदी से, यानी कि चंबल नदी है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई? काली नदी हो गई, और ये मिल करके देखिए बनास नदी, और ये उज्जैन क्या कहते हैं क्षिप्रा नदी, और ये मिल करके कौन सा उसका महाकुंभ का निर्माण कर रही है? उज्जैन महाकुंभ का। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से देखिए बेतवा नदी जाकर के यमुना नदी में मिल रही है, यानी कि यमुना नदी की सहायक नदियां हैं और इनसे भी एक महाकुंभ का निर्माण हुआ है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ से देखिए इधर से आने पर क्या होता है कि यहाँ पर एक बांध का निर्माण होता है, जिसको क्या कौन से नाम दिया गया है? माता टीला बांध। फिर उसके बाद में गंगा नदी आगे बह रही है। फिर यहाँ से देखिए अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकल रही है। सोन नदी जो है जब यहाँ पर पहुँचती है तो एक बांध यहाँ पे बना हुआ है जिसको नाम दिया गया है बाणसागर बांध। कौन सी नदी निकल रही है? सोन नदी अमरकंटक से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में कौन सी वो नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। फिर उसके बाद में ये जाकर के गंगा से यहाँ पे मिल रही है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि वो कौन सी नदियां हैं जिनसे क्या है कि हमें सोने की प्राप्ति होती है। तो आपकी आ जाती सोन नदी की भी सहायक नदियां पूछ लेते हैं कि सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। सोन नदी की सहायक नदियां, इसके बाद में आएगा सोन नदी की सहायक नदियां जो आपका बांध बनता है उसके बारे में भी पूछते हैं। तो क्या हुआ इसके बाद में? क्या होगा? इसकी सहायक नदी रिहंद नदी होगी, और इससे इसी पर क्या है? रिहंद बांध का निर्माण किया गया है, रिहंद बांध का। उसके बाद में यहीं से जो है एक जो है कृत्रिम बांध का निर्माण किया गया, कृत्रिम सागर का। तो उसको कौन सा सागर के नाम से जानते हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये क्वेश्चन आता है, बहुत पूछा जाता है कि बताइए कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है कि नदियों के कारण बना हुआ है और ये किसके द्वारा निर्मित है? तो ये मानवों के द्वारा निर्मित सागर है। भारत का मानवों के द्वारा निर्मित सागर है। भारत में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, भारत में मानव निर्मित सागर है। तो इतनी चीज समझ में आ गई कि हमने सबसे पहले बोला कि गंगा नदी की जो भी सहायक नदियां और भी बच रही थी जो आज बतानी थी बता दिए। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे समझे कि यमुना नदी के सहायक नदियां, चंबल नदी के अलावा और भी कौन कौन सी सहायक नदियां थी और कौन से कुंभ का निर्माण हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि बाण सागर का बांध जो बना है वो कौन सी नदी के कारण हुआ? सोन नदी के कारण। और क्या है कि कौन सी पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। और ये इस वजह से कि इससे क्या है कि क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सोन नदी की जो है और सहायक नदियां कौन सी हैं? तो रिहंद नदी है। और क्या है कि बांध कौन सा बन रहा है? रिहंद बांध। क्यों ये बताया गया है, क्यों इसको टॉपिक पर रखा गया है? क्योंकि यहीं से क्या है गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण हुआ है, जो कि क्या है कि एक मानव निर्मित सागर है। अब आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियों से जो सोना प्राप्त होता है। इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा है सोन नदी, क्योंकि यहाँ से क्या है कि सोने की प्राप्ति होती है। सोना भी हमें दो रूपों में प्राप्त होता है, एक बालुओं के साथ में यानी कि नदियों के अपशिष्ट से हमें प्राप्त होता है, और दूसरा क्या है कि उनकी चट्टानों के माध्यम से। तो कौन कौन सी नदी से हमें सोने की प्राप्ति होती है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। हम देखेंगे स्वर्ण के भंडार।
भारत में स्वर्ण के भंडार कौन कौन से उससे प्राप्त हो रहे हैं उसको भी समझते हैं, और कौन कौन सी नदियों से प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है प्लेसर भंडार, ये ला है। प्लेसर भंडार आ जाएगा ये, और उसके बाद में क्या आएगा आपका क्या कहते हैं धातु रेखा के रूप में भंडार। ये आपका इसका प्रेशर का क्या मतलब होता है कि बालू रेत जो होती है उसकी बालू के द्वारा प्राप्त होता है। सोना जो है नदियों में जो बालू पाई जाती है उसके माध्यम से जो है मिलता है। नदियों में जो बालू बह करके आती है वहां से हमको ये सोना या सोने की प्राप्ति होती है। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, चट्टानों से, चट्टानों से। अब यहाँ हम समझेंगे कि कौन कौन सी नदियों के माध्यम से जो है सोने की प्राप्ति होती है। तो आपकी सबसे पहले आ जाती है सोन नदी। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको जो है सोन नदी का नाम भी क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ से सोने की प्राप्ति होती है। फिर आपकी सिंधु नदी भी आ जाती है, और आ जाती है स्वर्णरेखा नदी। इन नदियों से जो है सोने की प्राप्ति होती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि कहाँ से सोने की सबसे ज्यादा जो हम लोग सोने की प्राप्ति सबसे ज्यादा कहाँ से करते हैं, तो कोलार तथा हट्टी से, कोलार तथा हट्टी से। ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है कहाँ, कर्नाटक में। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलार तथा हट्टी कहाँ है, और सोने की खाने सबसे ज्यादा कहाँ है, कोलार तथा हट्टी में। तो इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी कि गंगा नदी से जो है क्या है कि क्या होता है कि सोने के भंडार की भी हमें प्राप्ति होती है, जहाँ से हम लोग सोना प्राप्त करते हैं। किन किन रूपों में, प्लेसर भंडार, धातु भंडार। प्लेसर क्या मतलब है, नदियों में जो बालू आती है उसके माध्यम से, बालू में जो आती बालू से प्राप्त किया था सोना वो है। और यहाँ पे कि चट्टानों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किन किन नदियों से सोने ज्यादा प्राप्त किया जाता है, सोन नदी, सिंधु नदी, स्वर्णरेखा नदी, और कोलार तथा हट्टी में क्या है कि सोने की खानी जो कि कर्नाटक में है। आइए आगे हम बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ से। गंगा नदी में इतना ही था, इतने से क्वेश्चन आएंगे आपके, इतना आपने पढ़ किया, सफिशिएंट है हर एक एग्जाम के लिए। अब हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई में कल भी बता चुकी हूँ, इससे पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ कि कितनी लंबाई है इसकी, क्योंकि ये भारत के बाहर से बह के आती है नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई देखी जाए, इसकी लंबाई टोटल है इसकी टोटल लंबाई देखेंगे तो आपकी आएगी 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। यानी कि तिब्बत से लेकर के पूरी भारत तक जो है 2900 किलोमीटर है। उसके बाद में भारत में देखेंगे तो आपकी लंबाई आएगी, भारत में देखेंगे तो 916 किलोमीटर। कल भी मैंने समझाया था कि अगर पूरी लंबाई पूछेंगे तो सबसे बड़ी इसी की आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आती है, और उसके बाद में जो है अगर भारत में पूछेंगे तो हमारी गंगा नदी हो जाती है, क्योंकि गंगा नदी क्या है कि भारत से निकलती है और भारत में ही बहती है। तो उसकी टोटल लंबाई कितनी है गंगा नदी की, 2525 किलोमीटर। यही से क्वेश्चन निकलता है, बनते हैं कि गंगा नदी की लंबाई बताइए कितनी टोटल है, और उसकी क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो ये आपकी टोटल आ जाएगी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की आ जाएगी। इतनी चीज समझ में आ गई कि इसकी लंबाई इतनी है 2900 किलोमीटर। उसके बाद में भारत में अगर पूछ रहे हैं तो भारत में 916 किलोमीटर तक ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अब आगे हम समझते हैं कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है और कहाँ से भारत में एंटर करती है। तो ये देखिए कि ये यहाँ पे कैलाश पर ये एक ग्लेशियर है जिसको चौमांग युग जुंग कहते हैं। एक चीज और छूट गई यहाँ पे, यहाँ लिख रहे जुंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। जुंग ग्लेशियर है जो कि कहाँ, कैलाश के पास पड़ता है, कैलाश के पास पड़ता है। उसके बाद में क्या है कि ये तिब्बत से निकलती हुई आती है, वहां पे तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहते हैं,
ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो के नाम से जानते हैं। और यहीं पे देखिए ये क्या है कि जो इसकी राजधानी लहसा है उसके बगल से ये नदी निकल करके आती है। फिर यहाँ पे आते आते चीन के बगल से आती है, तो वहाँ पे क्या है यारलांग के पास से निकलती हुई, जो कि यहाँ पे इसको जाखो के नाम से जानते हैं। फिर देखिए यहाँ से आते हुए भारत में एंटर कर रही है। भारत में जो एंटर कर रही है, तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में जब ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है तो वो कौन सा राज्य है जहाँ से भारत में एंट्री करती है, तो कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। वहां भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखे दे रहे हैं कि भारत में जो है एंटर इसका कहाँ से होता है, अरुणाचल प्रदेश से होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, किस प्रदेश से जो है इसकी एंट्री होती, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से, नामचा दर्रा। ये भी पूछते हैं कि कौन से दर्रे से आकर के एंटर कर रही है, तो नामचा दर्रा से एंटर करती है। और यहीं पर ही जो है एक यंगपंग दर्रा है, जहां से क्या होता है कि दिहांग गॉर्ज का निर्माण होता है। ये दिहांग गॉर्ज है, ये भी पूछते हैं कि इसका निर्माण होता है कौन सी नदी के कारण होता है, दिहांग नदी के कारण होता है। दिहांग नदी का ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के कारण क्या होता है, दिहांग गॉर्ज का निर्माण होता है। और उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से बहते हुए ये जब असम में पहुँचती है, तो ये क्या होता है कि कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि पर्वतीय एरिया है, क्या हिमालय का ही ये एक पार्ट है अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद में असम क्या आता है, ये असम भारत के मैदानी भागों में आ जाता है। तो जहाँ मैदान होगा वहाँ पे नदी की स्पीड क्या होगी, बहाव में कमी होगी। और जहाँ पहाड़ियाँ होंगी वहाँ क्या होगा कि वो तीव्रता के साथ नीचे की तरफ गिरेगी। तो जब यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ असम में पहुँचती है, तो ये एक चीज और है कि जब पहाड़ से डायरेक्ट मैदान क्षेत्र में आ रही है तो अपने साथ में कितने सारे अवशेष लेकर के वो आएगी नदी। तो क्या है कि यहाँ पर क्या है, असम में पहुंच करके ही क्या होती है, नदी ऐसे ऐसे कई पार्ट्स में बढ़ जाती है, ऐसे 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 कई पार्ट्स में बढ़ गई है। तो क्या हुआ कि जो अवशेष बहा के लाती है वो अवशेष यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, स्पीड स्लो होने के कारण और अवशेषों के कारण असम में क्या है कि कई पार्ट्स में बढ़ जाती है। और सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रस्त राज्य अगर पूछा जाता है तो कौन सा है, वो असम है। और अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे कहा जाता है कि कोसी नदी जो है, कोसी नदी सो कहाँ का है, बिहार का है, तो हम लोग क्या ऑप्शन में लगा देते हैं कि जब ये पूछा जा रहा है कि जल से विनाश हो रहा है, बाढ़ आ रही है, तो कौन सा होगा, कोसी नदी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रसित अगर राज्य पूछा जाएगा तो आपका असम ही होगा। तो यहाँ से आकर के क्या होती है कि कई पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। उसके बाद में देखिए आगे आती है, फिर यहाँ पे इसका क्या होता है कि नाम बदल दिया जाता है। बांग्लादेश में इसको हम क्या कहते हैं कि जमुना के नाम से। और इधर से देखिए क्या है कि हमारी गंगा नदी भी आ रही है, क्योंकि ये इसलिए गंगा नदी के साथ मिल करके क्या होता है कि ये क्या करती है, सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी, 3 नदियां मिलती, मेघना और क्या होता है ब्रह्मपुत्र और ये आपकी गंगा नदी, ये आकर के यहाँ पर क्या करती है, एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कर रही है, जो कि क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना गया है। और इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, क्यों पड़ा नाम सुंदरबन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सुंदरी जो है वृक्ष पाए गए हैं। सुंदरी वन कह लीजिए या फिर वृक्ष है, वृक्षों की संख्या अधिक होने के कारण इसका नाम पड़ा है सुंदरी वन। देखिए यहाँ से गंगा अपने अवशेष लेकर के आ रही है, यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी अपने अवशेष लेकर आ रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या कर रही है, एक वृहद डेल्टा का निर्माण कर रही है। और इतनी चीजें आप लोग के समझ में आ चुकी होंगी कि ब्रह्मपुत्र नदी किन किन रूपों में आई और कैसे कैसे आकर के भारत में एंटर की है, कौन कौन से दर्रे से निकली है और इसका नाम परिवर्तन कहाँ पर हुआ है। और एक चीज और आता है कि ये विश्व की, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चीज और पूछते, ये विश्व की सबसे बिजी नौका, उसके लिए नौका गमन के लिए क्या है कि सबसे बिजी नदी है, यहाँ पे नौका गमन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसको जो है जलमार्ग संख्या 2 का नाम भी दिया गया है। सबसे ज्यादा नौका गमन में रहती है और जल मार्ग का इसको नंबर 2 दिया गया है।
तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा जल क्या कहते हैं नौकागम्य नदी कौन सी है, तो आपकी कौन सी नदी आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी। अब कुछ चीजें हैं जो यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से निकल करके आ जाएंगे वो मैं बता देती हूँ। उसके बाद में क्या है कि ये चैप्टर जो है आपका यहीं से समाप्त भी होता है। कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलेगा कि ये बताइए जो विश्व का सुंदरबन डेल्टा है वो किन नदियों के द्वारा बनता है, किन नदियों का, उसमें कौन कौन सी नदियों का रोल होता है। उसके बाद में क्या जाएगा कि एक क्वेश्चन यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र नदी जो आ रही है भारत में एंटर कर रही है तो कौन से राज्य से एंटर कर रही है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश से क्या होती है कि भारत में एंट्री करती है, कौन से दर्रे से होकर गुजरती है, तो नामचा दर्रा। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि इसके मिलने से अरुणाचल प्रदेश में कौन से गॉर्ज का निर्माण होता है, तो दिखांग गॉर्ज का निर्माण हो रहा है। और पूछेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो है कि कहाँ पर जो है कई पार्ट्स में बढ़ जाती है, यानी कि उसकी कई धाराएं जो है अलग अलग उसमें बहना शुरू हो जाती है, तो वो आपका असम क्षेत्र होगा। और सबसे बड़ी लंबाई तो इसकी है ही। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोगों के समझ में आ चुकी होंगी जो मैंने बताई। हिमालयी नदियां यहीं से समाप्त होती है चैप्टर को आपका। कि मैंने सबसे पहले सिंधु नदी बताई, उसमें पंचतंत्र जो सी नदियां थी सहायक नदियां उनके बारे में बताया कि क्या किसमें क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इनका रोल होता है और क्या क्या विशेषताएं होती, क्या क्या चीजें इनसे प्राप्त की जाती हैं, कौन कौन से विवाद रहे हैं और कितना समझौता हुआ, ये सब मैंने बताया सिंधु नदी में। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि गंगा नदी के बारे में पढ़ा, गंगा तंत्र का भी पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है चैप्टर। उसके बाद में क्या आता है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि हमारी हिमालयी नदियां नदी तंत्र जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और आप लोगों को कोई समस्या है इन नदी से लेकर के, यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक इसमें से जो पॉइंट्स बताए हैं वो समझ में नहीं आया, आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें अवश्य बताएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।